हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकृति गुप्ता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेंगू फीवर। व्हाट इज डेंगू फीवर? Dengue fever is also called simply dengue, which is caused by dengue virus that is transmitted to human through the bite of a infected or carrier female Aedes mosquito. ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में डेंगू फीवर एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और रेनी सीजन के आसपास डेंगू केसेस हमको अधिक देखने मिलते हैं। अधिकतर केसेस में डेंगू एक सामान्य बीमारी होती है, परंतु कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन सीवियर हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डेंगू से होने वाले सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट और इसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हाउ इज डेंगू ट्रांसमिटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन एडीज फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। इस मॉस्किटो को कंटेनर ब्रीडिंग मॉस्किटो भी कहते हैं क्योंकि ये अपने एग्स वाटर फिल्ड कंटेनर जैसे कि फ्लावर पॉट, ओल्ड टायर्स, वाटर स्टोरेज ड्रम्स एक्सेट्रा में होता है। जब एक एडिस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो ये वायरस के लिए कैरियर बन जाती है और जब ये किसी अन्य हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वायरस का ट्रांसमिशन हेल्दी पर्सन में हो जाता है। एडिस मॉस्किटो अर्बन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एडॉप्टेड होते हैं, जहाँ पे ये ब्रीड करते हैं और डे लाइट में काटते हैं या दिन के समय काटते हैं। इस बिहेवियर के कारण एडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस के लिए एक परफेक्ट वेक्टर होती है। नाउ डेंगू सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो या कैरियर मॉस्किटो बाइट करता है तो डेंगू के सिम्टम्स तुरंत नहीं आते। इसमें एटलीस्ट 4 to 10 डेज का टाइम लगता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस दौरान व्यक्ति कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं करता है, परंतु वायरस का रेप्लिकेशन उसकी बॉडी में चलता रहता है और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद कुछ लोगों को माइल्ड, कुछ लोगों को सीवियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नाउ व्हाट इज माइल्ड, व्हाट इज सीवियर? माइल्ड वर्सेस सीवियर डेंगू। डेंगू से संक्रमित होने वाले अधिकांश लोगों को डेंगू का माइल्ड फॉर्म ही देखने को मिलता है, जिसे आसानी से मेडिकल केयर के द्वारा मैनेज भी किया जा सकता है। परंतु कुछ लोगों को डेंगू का सीवियर फॉर्म जैसे कि डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा कंडीशन भी होती है जिसमें हमको इमीडिएट या इंटेंसिव मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। नाउ कमिंग टू द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, लाइक हाई फीवर। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इन्फेक्टेड पेशेंट्स को हाई ग्रेड फीवर आता है, लाइक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही सीवियर हेडेक होता है। हेडेक के साथ उसकी आंखों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने पे पेन होता है, जो कि एक कॉमन सिम्टम्स है डेंगू का। डेंगू में जॉइंट्स में पेन, मसल्स में पेन, अनटॉलरेबल पेन होता है जैसे कि आर्थराल्जिया और माल्जिया कहते हैं, और कभी कभी सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेंगू के इन सिम्टम्स को ब्रेक बोन सेंसेशन के रूप में हम जानते हैं, जो कि डेंगू का एक हॉलमार्क फीचर है। डेंगू से इन्फेक्टेड कुछ लोगों में स्किन में रैशेस भी डेवलप होते हैं, जो कि फीवर आने के 4 to 5 डेज़ के बाद जनरली होते हैं और इनको हम रेड स्पॉट से जान सकते हैं, थोड़ा सा स्किन से थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं। कुछ लोगों में माइल्ड ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि नाक से खून आना, गम्स से खून आना, ईजी ब्रूशिंग होना। नाउ कमिंग टू द वार्निंग साइन। जनरली मोस्ट केसेस में वार्निंग साइन जो है वो 3 to 7 डेज़ के बाद दिखाई देते हैं और डेंगू के वार्निंग साइन है लाइक सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होती रहती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कभी कभी वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आता है और वॉमिटिंग के साथ यदि हमको ब्लड आ रहा है तो एक ये सीवियर कंडीशन होती है। ब्लीडिंग एक वार्निंग साइन है। अगर नाक से खून आ रहा है, गम से खून आ रहा है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ब्लीडिंग हो रही है जीआईटी से, इट मीन्स कि ब्लड इन वॉमिटिंग या ब्लड इन स्टूल एक सीवियर डेंगू का सिम्टम है। नेक्स्ट वार्निंग साइन इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में तकलीफ होना। अन्य वार्निंग साइन जैसे कि हाथों का ठंडा पड़ना, स्किन का पेल होना, इन सब से पता लगता है कि उसका पेरिफेरल सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया है। बहुत ज़्यादा थकावट होना, रेस्टलेस होना, फटीग, ये सब भी वार्निंग साइन के रूप में हम काउंट कर सकते हैं। अगर इन वार्निंग साइन में से एक से अधिक सिम्टम्स आपको नोटिस होते हैं या डेवलप होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि वार्निंग साइन डेवलप होने के बाद बहुत तेज़ी से इस जो कंडीशन है पेशेंट की वो जानलेवा हो सकती है। ये हुए डेंगू के सिम्टम्स और वार्निंग साइन। अब बात आती है कि डेंगू को कंफर्म कैसे करें, हाउ टू डायग्नोज डेंगू। तो पेशेंट को के सिम्टम्स, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री या पॉसिबल एक्सपोजर है ऑफ एडीज मॉस्किटो या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे डेंगू के केस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ उसने ट्रैवलिंग की है,
तो फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद डेंगू को कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं। फर्स्ट इज़ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है और रैपिड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एंड द सेकेंड वन इज एलाइजा बेस्ड IgG एंड IgM एंटीबॉडी डिटेक्शन। इसमें IgM एंटीबॉडी जो कि एक्यूट इन्फेक्शन को बताती है उसको हम डायग्नोज करते हैं। देन मॉलिकुलर टेस्टिंग के द्वारा भी डायग्नोज कर सकते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल को चेक कर सकते हैं। देन PCR का यूज़ हम एंटीबॉडी डेवलप होने के पहले बॉडी में वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेनली एलाइजा बेस्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि किट्स से सिंपली हो जाता है उससे डायग्नोज किया जाता है। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड सपोर्टिव केयर। अभी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट डेंगू के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस को सपोर्टिव केयर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। सपोर्टिव केयर जैसे कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, डेंगू के स्टार्टिंग डेज में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर के लेने के लिए एनकरेज करते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन को मैनेज किया जा सके। डेंगू में होने वाले जो अनटॉलरेबल पेन है उसके लिए पैरासीटामॉल यूज़ किया जा सकता है। पैरासीटामॉल से मैनेज होता है और बेहतर होता है ये। यदि एनासिड जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक एक्सेट्रा मेडिसिन को यूज़ करने से बचना चाहिए या ओवर द काउंटर मेडिसिन से बचना चाहिए क्योंकि एनासिड जो है वो प्लेटलेट का काउंट कम कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिव मेजर इज रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी। इसके साथ ही मॉनिटरिंग भी सपोर्टिव केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि पल्स, BP, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन एंड यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट मीन्स कि उसको कितनी यूरिन हो रही है नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, इसको मॉनिटरिंग करना है। इसके साथ ही प्लेटलेट काउंट और हेमाटोक्रिट की मॉनिटरिंग भी फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई वार्निंग साइन डेवलप होता है तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलना चाहिए। हॉस्पिटल में होने वाले जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी। हॉस्पिटल में डेंगू का सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट से होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन को रोका जा सके, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में बनाया जा सके। इसके साथ ही यदि फीवर है तो ओरल पैरासीटामॉल से या पैरासीटामॉल की टैबलेट से ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर IV या इंट्रावेनस पैरासीटामॉल का यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही सपोर्टिव मेडिसिन जैसे कि यदि शुगर है, डायबिटीज़ है पेशेंट को तो शुगर की मेडिसिन उनको ऑप्टिमाइज़ करना, अगर पहले से हार्ट की डिजीज़ है या कोई लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रही है तो इन सब चीज़ों को की जानकारी आप अपने डॉक्टर को प्रॉपरली देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं और अगर सीवियर डेंगू का ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको ICU में भी एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ICU मैनेजमेंट भी सपोर्टिव होता है जिसमें IV फ्लूइड, एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑक्सीजन थेरेपी। कुछ पेशेंट्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ जाता है और यदि शॉक डेवलप हुआ है तो ब्लड प्रेशर कम है, BP बढ़ाने की ज़रूरत है तो उसकी मेडिसिन देंगे। उसमें हम ICU में क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डेंगू मैनेजमेंट में होता है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जनरली डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं लेकिन प्लेटलेट देने की आवश्यकता नहीं होती। जब प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाता है फिर एक सिम्टम है कि ब्लीडिंग होने लगती है, तब प्लेटलेट देने की ज़रूरत है। तो यदि प्लेटलेट 10,000 कम है या ब्लीडिंग हो रही है तो ही हमको प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि प्लेटलेट 70,000 या 80,000 है तो आपको कोई भी ब्लीडिंग के एविडेंस नहीं है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन कम होता है या वायरस की इंटेंसिटी कम होती है बॉडी प्लेटलेट बनाने लगती है। प्लेटलेट देना है या नहीं देना है इसका डिसीजन अपने डॉक्टर को करना है और घबराए नहीं। डेंगू के अधिकांश पेशेंट्स में प्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं होती। आज की वीडियो में हमने देखा कि डेंगू एडिस मॉस्किटो बाइट करने से ट्रांसमिट होता है। मॉस्किटो बाइट करने से दिन से 4 to 10 डेज के बीच में डेंगू के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। डेंगू माइल्ड और सीवियर दोनों ही हो सकता है और अधिकांश लोगों में डेंगू माइल्ड होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं हाई ग्रेड फीवर, सीवियर हेडेक, आंखों के पीछे तरफ दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, स्किन पे रैशेस डेवलप होना, कुछ लोगों में नाक से या गम से ब्लीडिंग होना एक्सेट्रा। साथ ही हमें डेंगू के वार्निंग साइन का भी ध्यान रखना है, लाइक
अत्यधिक पेट में दर्द, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड ब्लीडिंग, या लेट्रिन में खून आना, यूरिन में ब्लड आना, वॉमिटिंग में ब्लड आना, हाथ पैर का ठंडा होना, बहुत ज़्यादा थकान, रेस्टलेस लगना, ये सब वार्निंग साइन होते हैं। अगर इनमें से कोई भी फीवर आने के बाद आपको होता है तो तुरंत अपनी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है, अपने डॉक्टर से मिलना है। डेंगू का मैनेजमेंट जो है मूल रूप से सपोर्टिव केयर होता है, माइल्डली भी हो सकता है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत हो सकती है, जिसमें पैरासीटामॉल एवं प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ घर में भी रहकर माइल्ड डेंगू को मैनेज किया जा सकता है। पर सीवियर डेंगू होने की स्थिति में हॉस्पिटल में और कभी कभी आईसीयू में भी एडमिट होने की ज़रूरत हो सकती है। ये एक हेल्थ एजुकेशन को ध्यान रखने में बनाया गया वीडियो है। इसमें जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं